अब देखते हैं 1833 का राजलेख या 1833 का चार्टर एक्ट। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस और बढ़ता ही गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर थे, तो वही होंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण जो है, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बढ़ा। वैसे तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 1773 से सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस या केंद्रीकरण जो था, ये अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था 1833 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार पूर्णतः छीन लिया गया था। वैसे तो 1813 में से ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार अंशतः छीना गया था, जिसमें चीन के साथ और चाय का व्यापार को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब वो भी व्यापारिक अधिकार जो चीन के साथ और चाय का व्यापार का अधिकार जो था, वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्णतः छीन लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत के लिए अब कानून बना सकता था, मगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कानून या फिर जो लॉ बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा अस्वीकृत भी किए जा सकते थे। तो ये प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। वैसे हम लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया था, जिसमें 4 मेंबर थे, जिसको रिड्यूस कर करके 1784 में 3 कर दिया गया था। लेकिन इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के साथ गवर्नर जनरल के काउंसिल में 3 मेंबर रह गए थे, लेकिन उसमें से एक मेंबर एज ए कंसल्टेंट के रूप में, विधि सदस्य के रूप में जोड़े गए थे। जो सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में कौन जोड़े गए थे? ये तो लॉर्ड मैकाले थे। इसमें एज ए कंसल्टेंट का मतलब क्या कि बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वोटिंग राइट अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये परमानेंट मेंबर के रूप में ऐड नहीं किए गए हैं। अब इनके द्वारा बनाए गए कानून अब विनिमय या रेगुलेशन नहीं, बल्कि अब ये अधिनियम कहलाएंगे, एक्ट कहा जाने लगा इन्हें। बम्बई और मद्रास परिषद से विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। फर्स्ट विधि आयोग लॉ कमीशन बना 1834 में। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, अन्य सदस्य 4 थे। देख लेते हैं दास प्रथा के बारे में, स्लेवरी सिस्टम के बारे में। इसको लॉ के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 5वें नियम के हिसाब से लॉर्ड एलनबरो द्वारा इसका अंत कर दिया गया। 1833 के धारा संख्या 87 के हिसाब से सरकार यह प्रावधान किया गया कि सरकारी पद पर चयन के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट पोस्ट के चयन के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है। ये भेदभाव जो था, इसमें कहा गया कि ये जो भेदभाव जो है अयोग्यता का आधार नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया। अब ये भेदभाव किसके आधार पर? ये भेदभाव का मतलब क्या, कौन सा भेदभाव? तो धर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे या रंग के आधार पे या मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये अयोग्यता के आधार नहीं होंगे। ये प्रावधान किसमें किया गया? 1833 के धारा संख्या 87 में। अब गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी के कंपनी सुधार प्रतिवेदन के आधार पर इस एक्ट को पारित किया गया। अब देख लेते हैं 1853 के उपबंध कौन कौन से प्रोविजन क्या क्या थे। अब विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिए गए एवं उनके लिए पृथक विधायी परिषद विधायी कार्यों के लिए एवं कार्यकारी परिषद प्रशासनिक कार्यों के लिए गठन किया गया। विधायी परिषद में ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से कहा गया, जिसमें 12 सदस्य थे। इसमें प्रांतीय प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देख लेते हैं कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्य क्या क्या थे, मुख्य कार्य कौन कौन थे। कानूनों का निर्माण करना और लॉज को एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल का अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल वीटो पावर भी यूज कर सकते थे। ये अधिकार दिया गया। बंगाल प्रशासन के लिए अलग से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया, नियुक्ति किया गया। अब काउंसिल के 4th मेंबर विधि सदस्य को पूर्ण सदस्यता दिया गया, जो 1833 में एक कह सकते हैं कि अस्थायी सदस्यता मिला था। सिर्फ बैठक में भाग ले सकता था, वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन यहाँ पे परमानेंट पूर्ण सदस्यता मिला, फुल मेंबरशिप मिला। तो इसमें बैठक में भाग भी ले सकते थे और साथ ही साथ वोट भी कर सकते थे।
इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारी का मनोनयन नहीं बल्कि नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन व्यवस्था का आरंभ हुआ और विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी थी। ये अब पूछेगा कि क्वेश्चन कि 1854 की मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था। ये 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया। मतलब ये कि कंपनी के शासन इस मामले में विस्तारित किया गया कि भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड की राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखा जा सके, मगर पूर्व अधिनियम के जैसे इसे निश्चित समय के लिए निर्धारित नहीं किया गया। मतलब जैसे जो 1793 में जो 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, या 1853 में 20 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। बीओडी निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को कम किया गया। पहले ये बीओडी निदेशक मंडल में 24 हो गए थे मेंबर, जिसे घटा करके 18 कर दिया गया। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है 20-20 साल का जो एक्सटेंशन वाला प्रोविज़न था वो इसमें नहीं दिया गया, इसलिए कह सकते हैं कि यह चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम, इसे कहा गया गुड गवर्नेंस एक्ट कहा गया। लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन द्वारा 12 फरवरी 1858 को एक प्रस्ताव लाया गया, मगर इसे पारित होने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ा। और इनके बाद प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी के कार्यकाल में 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा हस्ताक्षरित करके इसे पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया मतलब ये नहीं कि कंपनी समाप्त कर दिया गया, उसके सिर्फ पावर्स को समाप्त किया गया, कंपनी को समाप्त नहीं किया गया। और गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया। अब देख लेते हैं 1858 के प्रोविज़न क्या क्या थे, क्या क्या थे। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन एवं उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हें अब वायसराय बना दिया गया। और ये सबसे पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट का अंत किया गया। मतलब जो बीओसी और बीओडी में जो डिवाइडेड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको समाप्त कर दिया गया। अब बात यह है कि बीओसी और बीओडी को समाप्त कर दिया गया, तो उसका अधिकार जो था किसे हस्तांतरित किया गया, तो बीओसी और बीओडी को समाप्त करके जितने भी अधिकार ये दोनों को थे, उन शक्तियों को पूर्णतः भारत के राज सचिव को दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पद सृजित किया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था एवं ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक सलाहकार समिति का गठन भी किया गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 15 सदस्यीय जो सलाहकारी परिषद था उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो देखिए, भारत सचिव और 15 मेंबर्स का जो काउंसिल था उसमें देखते हैं 8 मेंबर और 7 मेंबर में डिवाइड किया गया। इसमें अपॉइंटमेंट जो था 8 मेंबर का जो क्राउन द्वारा किया जाता था डायरेक्ट, और 7 मेंबर जो थे डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी द्वारा चुने जाते थे। तो 8 और 7 मिलाकर के 15 हो गए कुल। इन दोनों को सम्मिलित रूप से गृह सरकार बोलते थे, होम गवर्नमेंट। इनका वेतन जो मिलता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर का जो काउंसिल था उसका वेतन जो था भारतीय राजस्व से मिलता था और अन्य खर्च भी भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। अब ये मेंबर्स जो काउंसिल के मेंबर थे उसको रिमूव करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। और ये जो काम कैसे करते थे, इनका निर्णय कैसे होता था, कोई डिसीजन कैसे लेते थे, तो ये बहुमत के आधार पर लेते थे, मेजोरिटी के बेसिस पे ही निर्णय लेते थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वायसरॉय
सेंटर में, और गवर्नर्स इन स्टेट आर अपॉइंटेड बाय क्राउन। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? वायसराय जो थे। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने परिषद या काउंसिल को बिना बताए वायसराय से किसी तरह का गुप्त पत्र, सीक्रेट लेटर प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो आवश्यक गुप्त पर, इंपॉर्टेंट सीक्रेट लेटर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मामला के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े मामले पर परिषद की राय हो तो उसे मानने के लिए भारत सचिव बाध्य होगा। इसमें भारत सचिव को बाध्य किया गया अगर मामला अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हो। वायसराय भारत सचिव की अनुमति के हिसाब से ही काम कर सकते थे। इस अधिनियम ने भारत को प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। वायसराय के परिषद में विधि सदस्य के अलावा एक अन्य सदस्य के रूप में एडवोकेट जनरल को शामिल किया गया, जिसका अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति जो था ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही किया जाएगा। भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था तथा इस पर मुकदमा भी किया जा सकता था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था और इसे इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। 1861 की कुछ घटनाएं देख लेते हैं महत्वपूर्ण। बजट पेश किया था सबसे पहले जेम्स विल्सन द्वारा 1861 में। 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम भी 1861 में ही आया था। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम।